गुड आईएमसी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में। दोस्तों, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। क्या आपने कभी सोचा कि इस शरीर को कंट्रोल कौन करता है? हमारी याददाश्त, हमारी सोच, हमारी बोलचाल, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी दिल की धड़कन। दोस्तों, इस सब को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड क्या क्या परेशानियां आज कॉमनली देखी जा रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इसको सेहतमंद कैसे रखा जाए। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड एमसी संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप नर्वस सिस्टम को थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं कि ये क्या होता है। देखिए संदीप जी, जैसे आपने समझाया कि हमारा याददाश्त, हमारे बोलचाल, हमारे दिल की धड़कन, इवन हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? उसका कंट्रोल, क्या चीज़ उसे कंट्रोल कर रही है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे एक मोबाइल है, तो मोबाइल में एक हार्डवेयर है, यानी कि मोबाइल आपका है फिज़िकली, और एक है उसका सॉफ्टवेयर जो उसे कंट्रोल करता है। तो अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो फिर मोबाइल ढंग से काम नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है? आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। हम्म। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन है, इसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आम भाषा में तंत्रिका तंत्र भी इसे कहा जाता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ एक प्रॉपर चैनल है जो कि आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल्स दे रहा है काम करने के लिए। हम्म। अगर ये नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो इंटरनली है, चाहे वो एक्सटर्नली है, आपके दिल की धड़कन, दिल धड़क रहा है, लेकिन उसको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है कि धड़कना है, कितना धड़कना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन। जैसे मैं अभी ये हाथ कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है? ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, तो इसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको सिग्नल जा रहा है मेरे ब्रेन से। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी प्रकृति ने हमें एक देन दी है, जो कि आप अगर इसको आप समझें, इसको पढ़ें, तो इतना परफेक्टली ये काम करता है कि मैं तो कहूँगा सेकंड के भी 100वें हिस्से में, कि मतलब हमारी सोच कितनी तेज है। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं। हम जैसे सोचते हैं कि हमें कुछ लिखना है, एकदम से हम पेन उठाते हैं, लिखना चालू हो जाते हैं। तो ये सारा जो सिग्नल है, ये सारी चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं कि जो हमारी समझ से भी परे हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रकृति ने हमें बना के दिया है, और नर्वस सिस्टम ही एक ऐसी चीज है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी बॉडी का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इससे कुछ उदाहरण तो आपने बोले कि नर्वस सिस्टम ये काम करता है। मैं चाहूंगा थोड़ा और डिटेल में विस्तार से बताएं कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में क्या क्या काम को नियंत्रित करता है। देखिए संदीप जी, अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें, तो इसके अंदर 3-4 इसके एक पार्ट्स हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा दिमाग है, इसके अंदर लगभग 36 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? सेल्स हैं, छोटे-छोटे सेल्स हैं, जो कि हमारे पूरी नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। कोशिकाएं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यानी कि बॉडी का सारा काम ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस ब्रेन के अंदर जो हमारा दिमाग है, इसके अंदर अलग-अलग एरियाज हैं। सोचने का एरिया है, बोलने का एरिया है, पेन रिसेप्टर्स का एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है? याददाश्त का एरिया है। अब इसी ब्रेन से कुछ नसें निकलती हैं, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो है, धीरे-धीरे वो नसें जो होती हैं, हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है नसें। तो ब्रेन तक वो सिग्नल जा रहा है, और ब्रेन से वो सिग्नल वापस बॉडी में जा रहा है। तो ये हमारा काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक हो गया सेंट्रल और एक हो गया पेरिफेरल, यानी कि पूरी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए इंटरनली ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा मैंने लिखना है, तो आपने लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ चीजें बॉडी में ऐसी हो रही हैं जो आप सोच नहीं रहे हैं, कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको कंट्रोल कर रही है। हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जैसे दिल की धड़कन, हमारी आंतों की मूवमेंट, हमारे किडनी का वर्क करना, हमारी सांसें जो चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप सोचते तो नहीं है ना कि मुझे सांस लेनी है, ठीक है? तो ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम समझे कि बॉडी के किन किन पार्ट्स को ये कंट्रोल कर रहा है, तो बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है, हमारे बोलने से लेकर के, चलने से लेकर के, सोचने से लेकर के, देखना,
खाने की हमारे फीलिंग होना, खाने का पचाना, किडनीज का वर्क करना, हमारी सांस लेना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट का सिस्टम, हमारा थायराइड, ये सारी चीजें कंट्रोल क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। आप जो सोच रहे हैं वो कितनी जल्दी हो रहा है, हमारे दिमाग के अंदर इतने सारे आप देखिए कि थॉट्स प्रोसेस चलते हैं। करेक्ट। हमारा दिमाग एक बार में कितनी चीजें सोचता है ना, और उसी समय हमारी बॉडी को भी कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, शायद मेरे दिमाग में कोई और चीज भी चल रही होगी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हमारा नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है और इसकी इंटेंसिटी वर्क करने की इतनी ज्यादा है कि बॉडी के पूरे सिस्टम को ये एक साथ कंट्रोल कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि नर्वस सिस्टम नियरली हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो रहे हों या इंटरनली हो रहे हों। तो इसमें जो आपने दो चीज़ें बताई, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया जहाँ पर ब्रेन मेजरली काम कर रहा है, और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया जहाँ स्पाइनल कॉर्ड से आपकी नर्व्स पूरी बॉडी में गई और वहाँ पर काम को अंजाम देती हैं। तो यहाँ पर ब्रेन की जब हम बात करते हैं, ब्रेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे नर्वस सिस्टम का। क्या हम इसको एक कंप्यूटर के सीपीयू, जिसको हम ब्रेन नॉर्मली बोलते हैं, कंप्यूटर का वो ब्रेन है, उससे कंपेयर कर सकते हैं? सर उससे कंपेयर किया हम तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर यही है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर यही है ना, इंसान ने ही कंप्यूटर्स बनाए, तो वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? करेक्ट। और कंप्यूटर भी एक टाइम पे आप देखिए उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हमारे दिमाग की कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये, अनंत है। ठीक है, थॉट्स प्रोसेस देख लीजिए, कोई भी विचार देख लीजिए, इतना ज्यादा इसके अंदर आप डाटा हमने कितना फीड करके रखा है। करेक्ट। बचपन से लेके पूरी जिंदगी की मेमोरीज उसके अंदर रहती हैं, है ना, एक एक चीज इंसान याद रखता है, उसी समय वो काम भी कर रहा है। करेक्ट। तो आपका कह रहा कि सुपर कंप्यूटर, मैं तो कहता हूँ महा कंप्यूटर से भी अगर माने, मतलब सोच से परे का ये कंप्यूटर है सर। कोई जीबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलिमिटेड जीबी है। अनलिमिटेड जीबी है। तो डॉक्टर साहब, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आज कॉमन समस्याएं क्या क्या हैं जो आम जिंदगी में देखी जा रही हैं? देखिए सर, इसको हम दोबारा से अगर हम समझें तो जो मैंने आपको सिस्टम बताया उसी हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। ब्रेन के ऊपर कोई भी अगर हमारे दिमाग के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम पे असर पड़ेगा। करेक्ट। कई लोगों को अगर ब्रेन के अंदर किसी एरिया के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, या कोई ट्यूमर निकल आता है, या फिर ब्रेन के अंदर जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक हो जाता है, हैमरेज हो जाता है, यानी कि दिमाग की नस फट जाती है, तो ब्रेन का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, जो कि बॉडी के किसी एक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि कई लोगों को आप देखा होगा कि पैरालिसिस हो जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, या फिर हैमरेज हो जाता है, या फिर स्ट्रोक हो जाता है, वो जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो दिमाग के उस हिस्से में हुआ जहाँ पे हम बोलने का हमारा सारा डाटा फीड है, या सुनने का फीड है, या फिर ऐसी जगह पे हुआ जो कि हमारे बॉडी के चलने फिरने के काम को जो है कंट्रोल करता है, तो फिर बोलने की क्षमता जा सकती है, देखने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है, ठीक है, सुनने की क्षमता पे असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग पर, चलने फिरने पर भी असर पड़ सकता है, जो पैरालिसिस जैसी चीजों में होता है। अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, जिसे हम कैंसर कहते हैं, अगर कोई गांठ ऐसी बन जाए, तो वो क्या करती है, गांठ बढ़ती जाती है, धीरे धीरे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती रहती है, और उसकी वजह से भी वो पार्ट अफेक्ट हो सकता है। तो उसके भी कहीं ना कहीं ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे ये पैरालिसिस हुआ, ये तो एकदम से आपका बीपी बढ़ गया तब हुआ, इसको हम बोलते हैं मतलब इमरजेंसी में ऐसा हुआ, या फिर आपको इंजरी हो गया, आप गिर गए कहीं पे, सिर के अंदर ऊनी चोट लग गई, अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कई बार जैसे ट्यूमर है, शुरुआती अवस्था में नहीं पता लग रहा है, तो उसमें क्या रहता है, इंसान जो है वो सुस्त हो जाएगा, उसके लक्षण ऐसे होंगे, वो हमेशा सोता रहेगा। लोग अक्सर समझेंगे कि इसको कमजोरी है। सर में कई बार दर्द जैसा वो फील करेगा, कई बार उसकी आंखों के अंदर भारीपन रहेगा, धुंधला दिखाई देगा। कई बार वो बोलते बोलते उसके जो वर्ड्स होंगे वो रुक रुक के आएंगे, उसको कई बार लगेगा कि मेरी जबान प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, खाना कई बार उससे निगला नहीं जाएगा। ये कुछ लक्षण है जो कि ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं शुरुआती स्टेज में। तो अगर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो भी हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ब्रेन का कोई ना कोई फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो। तो ये तो ब्रेन से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जिसकी मैंने बात कही। तो ये सेंट्रल की बात थी, अब हम पेरिफेरल की बात कर लेते हैं। पेरिफेरल में क्या होता है कि जो आपकी नसें जो हाथों में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे नस कोई वीक है या नस के अंदर प्रॉपर सिग्नल नहीं जा रही है, क्योंकि काम कैसे करता है, ब्रेन से वो सिग्नल चला, थॉट चला, वो सिग्नल पैदा हुआ, उसने हमारे हाथ के उस पर्टिकुलर नस को सिग्नल दिया। तो आप पकड़ रहे हैं तो आपकी जो ग्रिप है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है, हाथों का उठाना या चलना फिरना कम हो जाएगा।
इसके साथ-साथ सुन्नपन होना शुरू हो जाता है, नमनेस क्योंकि आती है। नमनेस, क्योंकि दर्द का हम्म, पता भी हमें तभी लगता है जब हमारा हम्म, अगर मुझे दर्द का कैसे पता लग रहा है? क्योंकि हम्म, यहाँ पे अगर मुझे कोई चुभाएगा, तो यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स हैं, वो उस नस को मैसेज इन्फॉर्मेशन देंगे। देंगे और ब्रेन में मैसेज जाएगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो फिर नमनेस होनी शुरू हो जाती है, आप दबा रहे हैं, आप चूटी काट रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है, नस के अंदर कंप्रेशन आ जाता है, तो उसके अंदर हम्म, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से हम्म, झुनझुनाहट होनी शुरू हो जाती है। ओके। लोग क्या कहते हैं, झंझनाहट सी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे पैरों में या हाथों में जो है कीड़ियाँ जैसी, मकोड़ियाँ जैसी काट रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये तो हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हो गया। अगर हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर हार्ट की बीट्स कमजोर हो सकती हैं, ओके। हार्मोन्स का रेगुलेशन कम हो जाता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के हम चले जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैं बात करूं, ब्रेन के साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। कई बार अगर रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी हो गई, कहते हैं ना, कई बार गिर गया था इंसान, ऊपर से गिरा तो रीढ़ की हड्डी पे इम्पैक्ट हुआ, तो उसकी वजह से वहां पे नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। तो अगर वो कमर के अंदर हुआ, तो कमर से नीचे नीचे जो नसें जा रही हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही वो नर्व्स निकलती है, जाला निकलता है, पूरा जाल पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो वो फिर क्या करता है, पैरों तक जाता है, तो फिर पैरों के अंदर जो है झुंझुनाहट, नमनेस होनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, कमर में कोई रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा फ्रैक्चर हो गया या ऐसी कोई इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से नस अगर पूरी तरह से वहां पे ब्रेक कर गई, तो फिर पॉटी का नहीं पता लगता है, यूरिन का पता नहीं लगता है, ये सारी ओके। प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रोल सिस्टम है सर, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आई थिंक नर्वस सिस्टम को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, या उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स को हमारे गवर्न कर रहा है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे आपने एक स्ट्रोक का नाम लिया था या आपने माइग्रेन की बात करी थी, तो फिलहाल मैं ये जानना चाहूँगा कि स्ट्रोक और माइग्रेन ये दोनों क्या चीज़ें हैं और क्यों होती हैं, कारण क्या होता है बेसिकली इसका? देखिए, स्ट्रोक में क्या होता है, आपका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है उसमें न्यूरॉन्स एंड सेल्स हैं, जिसकी मैंने बात करी है ना, ब्रेन है। अच्छा, ब्रेन के कई पार्ट्स हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ये टेक्निकल चीजें, इसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन इनको ब्लड सप्लाई जा रही है, करेक्ट। तो दिमाग के अंदर भी नसें हैं। अब किसी भी वजह से, चाहे वो बीपी हाई हुआ, ओके। चाहे वो चोट लगी, कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से अगर आपके दिमाग के अंदर जो नस थी वो फट गई, तो उसे हम बोलते थे स्ट्रोक हो गया। ओके। इसमें क्या होता है कि इसके भी कई पार्ट्स हैं, इसके भी कई, हम समझे तो तरीके हैं स्ट्रोक के भी। एक तो होता है एक्यूट, ओके। उसमें क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको क्या होगा, आपकी जो है बोलने की क्षमता जा सकती है, अच्छा। मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं एक तरह से, पैलेस ठीक है। किसी एक पार्ट जो है बॉडी का, राइट या लेफ्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर जो होता है इफेक्टेड हो जाता है, कई बार पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है, ओके। ठीक है। और स्ट्रोक का मेन कारण है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बीपी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा बीपी चला गया तो दिमाग की नस फट जाती है, तो उसके से भी पैरालिसिस हो जाता है। कई बार क्या होता है, ट्रांसमिक इस्मिक अटैक हम बोलते हैं, टीआईए, उसके अंदर क्या होता है, थोड़े समय के लिए हल्का सा ऐसा, वो बहुत ज्यादा ही हुआ, तो एकदम से इंसान को चक्कर आया, उसकी थोड़ी सी आवाज चली गई, मुंह हल्का सा टेढ़ा हो गया, और थोड़े टाइम बाद वो रिकवर भी कर गया। तो आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसी कभी भी आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत फिर आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये तो बात है स्ट्रोक की। माइग्रेन एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉब्लम है। ओके। माइग्रेन क्या है, एक तरह का सिर का दर्द है, ठीक है, सर में दर्द होता है। इसके अंदर कोई ब्रेन में हैमरेज नहीं होता, कोई ट्यूमर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सिंपल एक हेडेक है। ओके। और इसमें क्या होता है, सर के एक भाग में, यानी कि लेफ्ट या राइट साइड में पेन होता है, और आंख में भी दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा आवाज से दिक्कत हो जाती है, तेज रोशनी से दिक्कत होती है, वॉमिटिंग का मन करता है, अच्छा, और भयानक दर्द होती है संदीप जी, और कई दिन तक ये दर्द चल सकता है। इसके एपिसोड्स आते हैं, 15 दिन में एक बार आएगा, तो 2-3 दिन चलेगा, धीरे धीरे दवाई करने पर इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो माइग्रेन जो है वो एक तरह से मैं कहूंगा जानलेवा नहीं है, उससे बॉडी के किसी अंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि तेज बहुत दर्द होता है, और वो 3-4 दिन भी चलता है। तो एक बार अगर माइग्रेन किसी को 3-4 दिन रह गया, तो उसके बाद 10-12 दिन उसके वैसे ही रिकवरी में निकल जाते हैं। तो वो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल को जरूर इम्पैक्ट करेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रोक जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचना चाहिए, अपनी बीपी को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। करेक्ट। सो माइग्रेन की जब आप बात कर रहे थे, नॉर्मली भी सिर दर्द यूं ही भी हो जाता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, माइग्रेन और नॉर्मल सिर दर्द में क्या अंतर है? देखिए, माइग्रेन के अंदर क्या होता है, एक तो हमें समझना है कि अगर कोई दर्द है, एक आम दर्द भी हो सकता है, कई बार बुखार में भी दर्द हो जाता है, वैसे भी हो सकता है, थकान में भी हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। माइग्रेन के अंदर क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपका सिर का दर्द कैसा है
और कहाँ हो रहा है। ओके। हम उसे इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे? ठीक है, माइग्रेन के अंदर ज्यादातर जो होता है आधे सिर में दर्द होता है। अच्छा। ठीक है, एक साइड आपका पूरा हो जाएगा और बहुत तेज दर्द होगा। आम हेडेक इतना तेज नहीं होता। ठीक है, होगा, आपने कोई टेबलेट ले ली, थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया, सही हो गया। माइग्रेन का दर्द इतनी जल्दी नहीं जाता संदीप जी। ओके। बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, तेज आवाज से, तेज रोशनी से जो है आपको दिक्कत होगी। तो माइग्रेन जो है एक क्लिनिकली जब पेशेंट हमको बताता है सिम्टम्स, हम उसी से पकड़ लेते हैं कि ये ज्यादातर माइग्रेन का केस हो सकता है। वॉमिटिंग का मन करेगा, और माइग्रेन में क्या होता है, उल्टी हो जाए तो आराम भी देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड भी, हम इसको आयुर्वेद की मैं बात करूं तो डाइजेशन से रिलेटेड इसको मानते हैं, अच्छा। जिसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल वॉमिटिंग से भी रिलीफ मिलता है, या वॉमिटिंग की उसको सेंसेशन रहती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंदर कोई, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर पैदा हो रहा है, कोई गांठ पैदा हो रही है, तो उस केस में हल्का हल्का सर में दर्द रहता है। ओके। और वो काफी समय तक रहेगा। पेशेंट क्या बोलेगा, 2-3 दिन मेरे को दर्द रहता है, मैं दवाई खाता हूँ, मुझे आराम मिल जाता है। क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम बड़ी होनी शुरू हो जाती है, तो वो जो पेन होता है वो ज्यादा बढ़ने लग अनबेरेबल जाएगा। होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको हल्का फुल्का कभी दर्द रहता है, तो एक बार डॉक्टर को आप दिखा लीजिए, बीपी चेक करा लीजिए, देख लीजिए कि क्या ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। पर अगर फिर भी आगे रहता है, तो फिर उसके लिए फिर हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। ओके। लेकिन माइग्रेन के अंदर भी अगर किसी को हमें शक हो, तो एक बार हम उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम माइग्रेन समझते रहें और प्रॉब्लम कोई और निकले। तो अभी जैसे आपने इन्वेस्टिगेशन की बात करी, तो अभी पॉइंट चल ही रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कि माइग्रेन और नॉर्मल सिर दर्द को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हम टेस्ट कराते हैं? देखिए, नॉर्मली तो सबसे अच्छा तरीका है दिमाग के अंदर पढ़ने का, ब्रेन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे रिलेटेड कोई भी लक्षण जैसे मैंने आपको पहले बताया देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एक होता है कि हम सीटी स्कैन करा लेते हैं। ओके। तो सीटी स्कैन क्या है, आपके ब्रेन का और आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एक ओवरव्यू हमको दे देता है। ठीक है, हमें अगर नॉर्मल हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, या हमें कभी लगता है कि स्ट्रोक हो गया हल्का फुल्का, तो हम उसके इसके अंदर जो है सिंपल जो है एक सीटी स्कैन करा लेते हैं। ओके। स्पाइनल कॉर्ड का भी हो सकता है और आपका ब्रेन का भी हो सकता है। अगर लगे लक्षण ज्यादा गंभीर हैं, सीटी स्कैन के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज देखने को मिल गई, गांठ देखने को मिल गई, देन वी गो फॉर एमआरआई। तो एमआरआई में क्या है, 3D हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो वो हम ज्यादा डीपर स्टडी के लिए करते हैं। इनिशियली जो है वो हम सीटी स्कैन से पता लगा लेते हैं। तो कभी भी आपको ज्यादा हेडेक रह रहा है, अगर आपको माइग्रेन लग रहा है, तो डॉक्टर एक नॉर्मल सीटी स्कैन लिखते हैं। सीटी स्कैन इज द सेफेस्ट, इजीली हो भी जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो एक बार आप सीटी स्कैन अगर करा लेंगे, तो आपका ज्यादातर प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है। और अगर ज्यादा लगता है, देन वी गो फॉर एमआरआई। ओके। इसी में आपने बात करी थी, तो न्यूरोपैथी एक टर्म यूज होता है। न्यूरोपैथी क्या होती है? न्यूरोपैथी में क्या होता है संदीप जी, देखिए, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, डीप में जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर ली हमने, ब्रेन की बात कर ली, स्पाइनल कॉर्ड की बात करी, माइग्रेन की बात कर ली, स्ट्रोक की बात कर ली। करेक्ट। मैंने आपसे पहले कहा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारी नसें हैं, जो हमारे शरीर में जा रही हैं। ब्रेन से सारी नसों का एक जाल निकलता है, हमारे गले से, यहाँ से पीछे से वर्टिब्रा से होते हुए अंदर से निकलते निकलते हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, और पूरी बॉडी में उसका जाला बिछ जाता है। करेक्ट। एग्जाम्पल से समझे तो आपके घर में एक मेन मीटर है, एमसीबी बोलते हैं आजकल हम लगाते हैं। तो मान लीजिए एमसीबी है, एमसीबी में एक मेन तार है, वहां से वो सारी तारें आपके पूरे घर के हिस्सों में जा रही हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी में वो सिग्नल्स जा रहे हैं। अब हमारी जो नसें हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली वर्क करेंगी, तो हमारे पार्ट्स को प्रॉपर सिग्नल जाएगा, हमें दर्द का ही पता लगेगा, हम प्रॉपरली काम भी कर पाएंगे, उठा पाएंगे, लिख पाएंगे, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो हमारी यही नसें होती हैं, इनके अंदर जो होता है एक तरह से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ओके। ठीक है, या फिर धीरे धीरे करके ये वीक होनी शुरू हो जाती है। या फिर हम कहें तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, जैसे आपके घर में तार है, उसके ऊपर प्लास्टिक की या रबड़ की एक कवरिंग रहती है तार के ऊपर। हम तार देखते हैं, अंदर तांबा होता है, ऊपर से कवरिंग रहती है। ऐसी हमारी जो नर्वस सिस्टम की जो नसें हैं, इनके ऊपर एक शीट होती है, माइलिन शीट जिसको हम बोलते हैं। ओके। ये इनको कवर करके रखती है। समय के साथ साथ या किसी और प्रॉब्लम के चलते या उम्र के चलते, डेफिशिएंसीज की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, या फिर आपको लगातार हाई बीपी रहता है, आपको डायबिटीज़ है, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनका असर ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है, तो उनकी वजह से जब नसें वीक हो जाती है, तो उसे हम न्यूरोपैथी बोल देते हैं। ओके। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, नसें अगर वीक हो गई, तो बॉडी को प्रॉपर सिग्नल नहीं जाएगी, बिल्कुल। आपके हाथ पैर में सुन्नपन आना शुरू हो जाएगा, काम करने में दिक्कत होगी, पैर उठाने में दिक्कत होगी, हाथ को उठाने में दिक्कत होगी, रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ कई बार पेन भी देखने को मिलता है, जैसे कि
सर्वाइकल है, सर्वाइकल के अंदर भी जो सर्वाइकल हमारा एरिया है, यहाँ से नसें निकल रही हैं, उसमें अगर नस के ऊपर स्वेलिंग आ जाए तो पेन भी देखने को मिलती है, ओके काम करने में भी दिक्कत होती है। तो न्यूरोपैथी इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। इससे इंसान की जान तो नहीं जाती, लेकिन हाँ उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। लाइफ की जो क्वालिटी है उसके ऊपर तो असर पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, नॉर्मली जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं आज के समय में बड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो स्ट्रेस क्या ये भी एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या क्या है ये? देखिए, स्ट्रेस बेसिकली तो हम देखा जाए तो थॉट प्रोसेस ही है। लेकिन बॉडी के अंदर जो ब्रेन है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस है इनके लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, जैसे Okay. सेरोटोनिन, डोपामिन, इनकी जरूरत पड़ती है। हम्म तो जब आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो हम्म धीरे धीरे करके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस को बढ़ाते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें आपको खुशी देती हैं, जैसे आपके सामने कोई बढ़िया खाना रख दिया जाए, या फिर आपके सामने बढ़िया मूवी लगा दी जाए, या आपको Correct. कह दिया जाए कि चलिए संदीप जी आप घूमने चलते हैं। अगर आपको वो चीजें पसंद आती है तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। ओके ठीक है। तो ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन जब बॉडी को या हमारे माइंड को या ओवरऑल हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जिसकी हमारी बॉडी जो है मांग कर रही है या हमारा माइंड सोच रहा है, तो धीरे धीरे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं या केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रोसेस शुरू होता है थॉट से और धीरे धीरे ब्रेन के अंदर केमिकल इंबैलेंस होता है। तो इसके लिए फिर हमें दोनों तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर जाना पड़ता है। ओके तो डॉक्टर साहब ये तो हमने बात कर ली डिप्रेशन की, बट नॉर्मली नर्वस सिस्टम खराब होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, अगर तो हमें इसे समझना पड़ेगा 2-3 तरीकों से। पहला तो ये है कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा है। ओके आपको अपने नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए बॉडी को एक अच्छी हेल्दी डाइट देनी पड़ेगी। नर्वस सिस्टम में क्या ओवरऑल बॉडी की हम बात ओवरऑल करते हैं, बॉडी के लिए जरूरी हो तो जरूरी है। लेकिन खास कर अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर एक मेन विटामिन है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। और आज के समय में विटामिन B12 की कमी बहुत ज्यादा हमारे देश में देखने को मिल रही है। करेक्ट इसके साथ साथ मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो फैटी एसिड्स हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे ब्रेन के लिए, जो कि हमारे ब्रेन की सेल्स को, न्यूरॉन्स को जो है हेल्दी बना के रखते हैं। ओके तो पहले तो अपनी डाइट पर आप फोकस करें, प्रोटीन भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो अच्छी डाइट लें। दूसरा है थॉट प्रोसेस अच्छा रखें, हमेशा खुश रहें, बिल्कुल अपनी बॉडी को जो है अपने जो थॉट प्रोसेस को उसको हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, एटीट्यूड अच्छा, हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शनिंग है, अब आप देखिए किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो हम फिजियोथेरेपी कराते हैं या हम बोलते हैं एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी के उन सेल्स को एक्टिवेट, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आपको उन्हें प्रॉपर जो है फंक्शनिंग के लिए उनको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करते रहना पड़ेगा। लोग आजकल एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। करेक्ट स्क्रीन टाइम कम करिए, एक जगह पे बैठे रहना, गलत पोस्चर में काम करना, इसकी वजह से भी नर्व्स के ऊपर जो है असर पड़ता है, उसको आप कम करिए। ठीक है। कोशिश ये करिए कि अच्छी नींद लीजिए, रोजाना रात को 7 से 8 घंटे की आप नींद लीजिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इनको कंट्रोल रखिए, थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो ओवरऑल आप नर्वस सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा एक और बीमारी नॉर्मली देखी जाती है और सुनी जाती है कि मिर्गी के लोगों को दौरे पड़ जाते हैं या हाँ मिर्गी जी, हाँ हो जी। जाती है, जी, ये जी। क्या है? ये भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है या क्या कारण होता है इसका? बिल्कुल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। मिर्गी जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं। ठीक है? एपिलेप्सी बोलते हैं, हाँ जी। तो इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर सीजर्स आते हैं। सीजर यानी ओके कि एक तरह से दौरे आते हैं, है ना? मतलब कि एकदम से इंसान बैठा हुआ है और एकदम से उसको झटके लगने शुरू होंगे और झटके लगते लगते धीरे धीरे इंसान बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो उसे ये नहीं पता होता कि ये हुआ क्या। तो ये बेसिकली तब होता है जब हमारे ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, यानी कि जो मैंने आपको बात करी, जो कंडक्शन सिस्टम है, यानी जो इम्पल्सेस जा रही हैं, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, जब वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाते हैं, ओके या फिर वो बहुत ज्यादा फायर होने शुरू हो जाते हैं एकदम से। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का जो नर्वस सिस्टम का जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसके ऊपर असर पड़ता है, और एक तरह से मैं कहूँ तो वो हैंग हो जाता है, अपनी भाषा में कहूँ तो उसको समझ नहीं आता ब्रेन को करना क्या है। तो इम्पल्स इतनी तेज हो जाती है तो बॉडी जग करने लग पड़ती है, और जब वो बॉडी जग करती है, जब वो एक्सट्रीम हो जाता है, तो फिर ब्रेन एकदम से शट डाउन मोड में चला जाता है और वो फिर पेशेंट रिकवर करता है। अब इसके कारणों की बात करें तो देखिए ये किसी भी एज में देखने को मिल सकती है, छोटे छोटे बच्चों में भी होती है, बड़े लोगों में देखने को मिल सकती है, 45 वर्ष के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो ये एक लक्षण है
जो कि कई प्रॉब्लम्स में देखने को मिल सकता है। ओके। जैसे मान लो ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। बचपन में आपको सर में कोई चोट लगी थी, हो सकता है वो कहाँ पे कोई छोटी सी ग्रोथ हुई, लेकिन उसका असर अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। कई बार कोई चीज़ अंदर नहीं है, ब्रेन के अंदर नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो वो क्या होता है, कई लोग ज़्यादा स्ट्रेस में जब चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में होते हैं, तब ब्रेन ऐसा काम करता है। तो जो ये एपिलेप्सी है, जिसके अंदर फिट्स होते हैं, यानी कि सीजर्स पड़ते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लंबा भी चलता है, और इसको जो है बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स का ख्याल भी रखना पड़ता है। क्योंकि इंसान, इसके अंदर क्या होता है ना कि इंसान एकदम से काम कर रहा है, आपको नहीं पता फिट कब आएगा, करेक्ट, सीजर कब आएगा। एक इंसान भला चंगा अपनी गाड़ी चला रहा है, अचानक से आ गया, अचानक से आ गया, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई मशीन में काम कर रहा है, वो हैवी मशीनरी में काम कर रहा है, ठीक है, कहीं जा रहा है, वो किसी हाइट पे जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो एक बहुत ज्यादा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर बहुत केयर करने की जरूरत है। ओके, तो डॉक्टर साहब ये तो मिर्गी की भी आपने बात करी, अभी आपने सीटी स्कैन की बात करी थी, क्या इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी को मिर्गी आएगी या नहीं आएगी? हाँ, नहीं, ये तो नहीं पता लगा सकते मिर्गी आएगी कि नहीं आएगी, वो तो खैर एक बॉडी का सिस्टम है, उसको हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि बॉडी के जो ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हार्ट का कंडक्शन हम ईसीजी चेक करते करते हैं, हैं, ईसीजी करंट को चेक करते हैं, वैसे ही ब्रेन के सिग्नल्स को स्टडी करते हैं ईईजी से। ओके, इस टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को जो है लिटा देते हैं, ठीक है, उसको डीप स्लीप आ रही है, नींद आ रही है तो अच्छा है, नहीं तो उसको बोलते हैं भैया आप थोड़ा सा अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, और ब्रेन के ऊपर कुछ सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं, कुछ ओके, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, ओके, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल स्टडी करते हैं, जो सिग्नल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं वो सिग्नल्स के अंदर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। ओके, वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उससे पता लग जाता है कि कोई इंटरनल कोई मेन पैथोलॉजी तो नहीं नजर आ रही है। अब आते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि अगर मान लो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो मॉडर्न साइंस में आज हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या इसको वापस से केयर कर सकते हैं? मॉडर्न साइंस में देखिए 2 ही तरीके हैं, एक तो है कि मेडिकेशन के ऊपर डाल दिया जाता है, और एक है कि ऑपरेटिव है, 2 ही चीज़ें ओके, हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा ब्रेन के अंदर क्लॉट हो गया तो इमीडिएटली सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर। अगर हेमरेज हो गया है, ठीक है, दिमाग की नस फट गई है, स्ट्रोक हो गया है, तो उसमें भी खैर क्लॉट आ जाता है, उसको निकाल देते हैं, कुछ मेडिसिन दे दी जाती हैं, ठीक है। ये तो है एक तरह से जो सर्जिकल प्रोसेस है। अगर कोई दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया, उसका साइज़ बहुत बढ़ गया है, गाँठ हो गई है, तो उसको भी सर्जरी उसको करके भी आजकल सर्जरी निकाल करके, दिया जाता है, ठीक है। और कुछ मेडिकेशंस के ऊपर डाल देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा जो है कंडक्शन को प्रॉपर किया जाता है। जैसे ओके, मैं एपिलेप्सी की बात करूँ, मिर्गी की बात करूँ, तो ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती हैं जो कि ब्रेन को हमेशा जो सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करके रखती हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या है, उनका रिज़ल्ट ये आता है कि नो डाउट आपको सीज़र्स आने कम हो जाते हैं। बिल्कुल तो कई बार नहीं भी रुकते हैं, फिर भी आते रहते हैं, पर उनकी ड्यूरेशन जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। पहले ड्यूरेशन ज़्यादा देर के लिए आ रहा था, अब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है केसेज़ में कि वो आते ही रहते हैं। डिप्रेशन की बात करूँ, उसमें भी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ओवरऑल कि ब्रेन को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाए। मिर्गी में भी कहीं न कहीं ऐसे किया जाता है। एक दवाई से शुरू की जाती है, नहीं काम आ रहा है तो 2-3 तरह की दवाइयों को ऐड किया जाता है। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कुछ सप्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि विटामिन बी12 दिया जाता है, ओमेगा का यूज़ किया जाता है, ऐसी सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल क्या है, कहीं न कहीं सर्जरी के मामले में हाँ, उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जो ऐसे केसेज़ बहुत रेयर कम होते हैं, पर ज़्यादातर केसेज़ में जो है प्रिवेंटिव जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर मैं कहूँ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिसिन्स पूरी उम्र चलती रहती हैं। विटामिन्स की बात कर लूँ, चाहे सप्लीमेंट्स की बात कर लूँ, तो ये सब कुछ साथ में चलता रहता है। कुछ ना कुछ रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं, फिजियोथेरेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट ले लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है किसी भी तरह से गोल ये होता है कि पेशेंट की जो है ओवरऑल हेल्थ को और लाइफ को जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव बेहतर किया किया जाए। जाए। जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ये तो हमने मॉडर्न साइंस को देख लिया, मगर आयुर्वेद में ऐसा क्या है? क्या हुँ। आयुर्वेद में भी नर्वस सिस्टम को लेकर के कुछ हमारे पास जड़ी-बूटियाँ हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे हम उसको बेहतर कर सकते हैं? नहीं, देखिए आयुर्वेद ने तो हमेशा से पूरी बॉडी को ओवरऑल एज़ अ स्ट्रक्चर ही देखा है ना? आयुर्वेद तो कहता है मन, आत्मा, शरीर, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही शरीर को, पूरी बॉडी को चलाती हैं, है ना? बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अंदर जब हम त्रिदोष की बात करते हैं, जिसमें हुँ, वात, पित्त और कफ है, तो जो वात है, उसको डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से हम जोड़ के देख सकते हैं। हुँ, तो आयुर्वेद में माना गया है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, इसको वात जो दोष है, वो ही कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जो कि ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली काम करती हैं। अगर मैं एपिलेप्सी की बात करूँ, या फिर मैं
डिप्रेशन की बात करूँ तो शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, जटामासी है, वचा है, ये सारी मेडिसिन्स हैं और भी कई सारी मेडिसिन्स हैं, मैंने 2-4 के ही नाम लिए हैं। अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड खासकर हमारी जो सेंसेशंस हैं जिसकी हमने बात करी थी, हमारे मजबूती के लिए, तो उसके लिए अश्वगंधा है, शिलाजीत ओके। है, बला नाम की एक औषधि है, अतिबला है, ऐसी औषधियाँ हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन्स का आयुर्वेद के अंदर वर्णन किया गया है और उनका जो यूज़ करके पेशेंट्स के अंदर अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है। ऑयल का बहुत अच्छा आयुर्वेद में यूज़ माना गया है नर्वस ओके। सिस्टम के लिए। अब आप देखिए किसी को पैरालिसिस होता है तो आज भी लोग मसाज कराते हैं, है ना? सर में दर्द होता है तो हम मसाज करते हैं, ठीक है? आयुर्वेद के अंदर वात को शमन करने के लिए यानी कि वायु को बॉडी के अंदर कंट्रोल करने के लिए ऑयलिंग का बहुत बड़ा एक महत्व बताया गया है। ओके। खासकर उसमें तो कई बार इंटरनली भी हम देते हैं और खासकर बॉडी की मसाज, जैसे तिल के तेल की बात की गई है कि तिल के तेल की मालिश करो, तो ओके। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रॉपर जो है एक तरह से मैं कहूँ तो नर्व्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है ओवरऑल। ओके। योगा का वर्णन आयुर्वेद के अंदर मिलता है, योग है, माइंड को स्ट्रेस से कम करने के लिए मेडिटेशन की बात की गई है। तो आयुर्वेद का अगर मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा एक आयुर्वेद हमें एक सपोर्ट भी दे सकता है और हमें प्रॉब्लम से बचा भी सकता है और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें ठीक करने में भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी को भी अगर नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आता है, तो आप आयुर्वेद का जो है सहारा ज़रूर लीजिए और उसको समय दीजिए। तो डॉक्टर साहब, अब मैं अगर आयुर्वेद कोई और डिटेल में अगर आपसे बात करूं कि हमारे पास बहुत सारी जड़ी बूटियां आपने बताई, मॉडर्न साइंस जहां पर एक ट्रीटमेंट है एक तरीके से, अब दिक्कत हो गई है उसको बचाव अब करना है या उसको इंस्टेंट रिलीफ देना है, उसकी हम बात कर रहे थे, मगर जब हम होलिस्टिक हीलिंग की बात करते हैं तो आयुर्वेद वहाँ पर स्कोर करता है। तो अब मैं दो यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि मान लो कोई व्यक्ति अपनी नर्वस सिस्टम की हेल्थ को रखना चाहता है हुँ, अच्छा, हुँ। तो उसको क्या ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं स्पेसिफिकली आईएमसी में हमारे पास, उनको यूज़ करना चाहिए? या किसी को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे अभी हमने माइग्रेन की बात करी या या हमने बात एपिलेप्सी करी है या एपिलेप्सी की बात करी या हमने बात करी कि नर्वस सिस्टम की कोई कोई भी भी नर्वस प्रॉब्लम सिस्टम है हाँ। से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें क्या लेना चाहिए? तो पहला तो आपका सवाल है कि अगर ठीक रहना चाहते हैं, तो ठीक रहने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अच्छी डाइट लें, जिसकी मैंने पहले बात करी। और आयुर्वेद के अंदर कई जड़ी-बूटियाँ जैसे अश्वगंधा है, तो अच्छा। हमारे आईएमसी में एक टेबलेट हम बनाते हैं अश्वगंधा शिलाजीत। ओके। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, एक-एक हुँ। टेबलेट सुबह-शाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये एक बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है, हुँ। माइंड को भी अश्वगंधा रिलैक्स करता है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा है ओके। और ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन के लिए बहुत हुँ। अच्छा है। तो हुँ। आप जो है अश्वगंधा शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। हुँ। साथ ही में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। तो ओके। हमारा एक प्रोडक्ट आता है ओमेगा 369 हुँ। उसका आप 1 से 2 कैप्सूल जो हैं दिन में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल आपकी प्रॉपर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। हुँ। इसके साथ ही साथ हिमालयन बेरी एक बहुत अच्छा जूस है, जो कि सी बकथॉर्न का एक जूस है, जिसे हम ले बेरी भी कहते हैं, संजीवनी बूटी भी कहते हैं, हुँ। जिसके बारे में आज आईएमसी की वजह से पूरा हिंदुस्तान जानता है। बिल्कुल। लेह लद्दाख में ये पाया जाता है, ठीक है? हुँ। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर हुँ। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मौजूद हैं। विटामिन सी बहुत इसके अंदर ज़्यादा है, इसकी ओरेक वैल्यू जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, वो हमेशा बनी रहती है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो आप इसका साथ में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो 30 एमएल मॉर्निंग एंड 30 एमएल इवनिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं पानी में मिला कर के। हिमालयन बेरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हुँ। जहाँ तक बात करी जाए ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए, तो हुँ। हमारे पास एक डेली डाइट टेबलेट आती है, जिसके अंदर ये सारी जड़ी-बूटियाँ जिसकी मैंने बात करी, इसके साथ-साथ और भी ऐसी जड़ी-बूटियाँ जो कि आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके रखेंगी फंक्शनिंग को, तो आप डेली डाइट टेबलेट का एक-एक सुबह-शाम यूज़ कर सकते हैं आईएमसी की। हुँ। अगर मैं बात करूँ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की, अगर हुँ। डिप्रेशन की मैं बात करूँ, हुँ। एंग्ज़ायटी की बात करूँ, तो हमारे हुँ। पास एक टेबलेट है स्ट्रेस अवे, ओके। जिसके अंदर अश्वगंधा, वचा, जटामासी ये सारी जड़ी-बूटियाँ डाली गई हैं। हुँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, माइग्रेन के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है, सर में दर्द है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी रहती है, तो आप एक-एक टेबलेट उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके। साथ ही साथ आप ब्राह्मी वटी हमारा एक टेबलेट आता है, क्योंकि ब्राह्मी माइंड के लिए बहुत अच्छी है, तो आप उसको भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं, एपिलेप्सी में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हुँ। इसके साथ-साथ अगर आपको स्ट्रेस रहता है, उसमें भी आप ब्राह्मी वटी का यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ऐज के साथ-साथ मुझे भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो हुँ। आप ब्राह्मी का यूज़ कर सकते हैं। ओके।
एक हमने प्रोडक्ट बनाया है जीवन शक्ति रस, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है आपकी ओवरऑल ब्रेन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें हमने केसर को यूज़ किया है, सिल्वर को यूज़ किया है, केवड़े का यूज़ किया है, तो ओवरऑल बॉडी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। ओके। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत शुगर हमने ऐड करी है टेस्ट के लिए, तो अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो आप अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप रेगुलर लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आयुर्वेद में एक और ट्रीटमेंट बताया गया है जिसको हम बोलते हैं नस्य कर्म, यानी कि आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी कि जो हमारी नोज़ है वही हमारे ब्रेन का एक द्वार है। तो जो नस्य है उसमें क्या करते हैं, हम अपनी नाक के थ्रू जो है कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स, औषधियों से बने हुए तेल को हम नाक में डालते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचता है। ओके। तो ब्रेन की, मैंने जैसे कहा कि वात की वजह से है, और आयुर्वेद में वात के लिए ऑयलिंग बताई गई है, तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप जो है, हमारे पास एक अनु तेल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ये अनु तेल माइग्रेन के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा है, और अगर आपको साइनोसाइटिस वगैरह रहती है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करें कि आप रोज़ाना जो है सुबह-शाम 1-1 बूंद दोनों नाकों में डालें। तो आप अनु तेल का जब यूज़ करेंगे तो ओवरऑल आपकी ब्रेन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ना, भाषा में खुश्की नहीं होती है, ड्राइनेस नहीं होती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, एज जब बढ़ती जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, धीरे-धीरे ब्रेन जो होता है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम एट्रोफी बोलते हैं। ओके। है ना? तो आपने देखा कई लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि सर ये अब भूलने लग पड़े हैं, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता उनकी कम हो गई है। तो ये एट्रोफी होती है, सेरेब्रल एट्रोफी, जब ब्रेन का साइज़ सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नर्व्स जो होती हैं, जो न्यूरॉन्स श्रिंक होते कर हैं, रही वो हैं, थोड़े, एज्ड हो रहे हैं, श्रिंक हाँ, कर रहे हैं। डेड होना शुरू हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, आपने सुना होगा, है ना? उसके बिल्कुल। अंदर भी याददाश्त कमज़ोर होती है। कमजोर क्यों? होने लग जाती क्योंकि है। ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, पार्किंसंस की बात करते हैं। पार्किंसंस। पार्किंसंस में क्या होता है, हाथ जो होते हैं वो काँपते रहते हैं, है ना? ट्रेमर्स आते रहते हैं। ऐसी चीज़ों के अंदर भी आप जो है नस्य का यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने आयुर्वेद के, हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, और जो मैंने जड़ी-बूटियाँ बताई हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फोकस हमारा ये करना है कि हमें ओवरऑल होलिस्टिक ट्रीटमेंट की हीलिंग की तरफ तरफ जाना है, जाना है। रिलीफ की तरफ जाना है। तो आप मसाज भी करिए, जैसे हमारा एक मसाज ऑयल आता है, तो आप मसाज दिन में 1 या 2 बार बॉडी के पार्ट्स का ऑयलिंग करिए, ठीक है? दिमाग की थोड़ी-सी ऑयलिंग करिए, मसाज करिए। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जब आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ, अगर आपकी पहले से जैसे एपिलेप्सी है, उसमें मेडिसिन्स आपकी चल रही हैं, तो आप उनको साथ में लेते रहिए, ओके। क्योंकि आप सेफ है, आप दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। साइड बाय साइड इनको भी, आयुर्वेद को साथ में लीजिए, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपकी हेल्थ बेटर ही होती जा रही है, और धीरे-धीरे समय के साथ-साथ आपकी लाइफ़स्टाइल जो है, जो आपका लाइफ़ है, वो इम्प्रूव होता जाता है। करेक्ट। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी को ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि वो चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट से और जानकारी लें, तो आप हमारे कंपनी के कस्टमर केयर नंबर 9809843098 पे जाकर के कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करिए, जो आपके लिए बेस्ट हो सकेगा, जो पॉसिबल हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक, हम आपको एडवाइस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, और आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा काम करता है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं हम रेस्ट की भी बात करते हैं, प्रॉपर स्लीप भी देना हाँ बहुत जी, ज़रूरी वो है, तो हम, वहाँ हाँ, पर एक बिल्कुल। स्लीप केयर टैबलेट, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी हम कहीं हाँ, ना हाँ, कहीं स्लीप ऐड केयर, कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको रहता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है नींद की, आप चाहते हैं एक अच्छी नींद आए, तो आप करेक्ट। स्लीप केयर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इन चीज़ों को ना संदीप जी रेगुलर ले सकते हैं, है ना? बाकी चीज़ों से लोगों को डर रहता है, सर हम ये लेंगे, नींद की दवाइयाँ लेंगे, तो ऐसा ना हो पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ जाए। करेक्ट। आयुर्वेद तो बना ही आपके शरीर के लिए है, प्रकृति ने हमें दिया ही इसीलिए है कि हम इसको लाइफ लॉन्ग ईज़िली ले और सकते हैं। फ्रीली लाइफ़ लॉन्ग यूज़ कर सकें, है ना? तो आयुर्वेद का तो कभी कोई आपके मन में शंका ही नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं हैरान हो जाता हूँ, लोग जो होते हैं आयुर्वेद के प्रति ऐसे देखते हैं, अरे कुछ हो ना जाए। जिस हम्म, जिस चीज़ को आपको प्रकृति ने दिया है, उससे क्या होगा जो उससे। जड़ी-बूटियाँ, जो औषधियाँ हमें प्रकृति ने दे दी, हम्म, उनसे हमें क्या नुकसान होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आज थैंक यू सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें किस किस तरह की दिक्कतें या परेशानियां आ सकती हैं, और आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी नर्वस सिस्टम को या नर्वस हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं पहले से ही। और भगवान न करे अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो गई है, उसको भी देख रेख कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और इस एपिसोड को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना मत भूलिए। गुड आईएमसी।